नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल बैंकिंग टिप्स पर। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस चैनल पर मैं स्टेट बैंक के ग्राहकों के समस्याओं के समाधान के विषय में बात करूंगा। तो आज ऐसे ही एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बैंक नगद लेन देन पर आपसे कितना चार्ज लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके खाते में होने वाले लेन देन के अनुसार कुछ सर्विस चार्जेस आपसे लेती है। तो मैं आगे वीडियो में ये सर्विस चार्जेस कितने लेती है और आपको कितना इसमें फ्री लेन देन की सीमा दी जाती है बैंक द्वारा, ये बताऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले कहा है नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। तो इसी नॉलेज को मैं थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपके लिए ये नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए जी दोस्तों, तो आज मैं आपको इस टॉपिक के अनुसार ये बताऊंगा कि बैंक आपके नकदी लेन देन पर कितना सर्विस चार्जेस लेती है और आपको कितने निशुल्क ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक टर्म यूज होती है MAB, मंथली एवरेज बैलेंस। इसको मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। चार्ट के हिसाब से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा और आप ये मंथली एवरेज बैलेंस इतना इजी है निकालना, इसको कैलकुलेट करना, कि आप खुद से कर पाएंगे। आपको कोई कैलकुलेटर या ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये MAB जो मंथली एवरेज बैलेंस है, इसके अनुरूप ही बैंक आपसे चार्जेस लेती है और उसके अनुसार ही आपको जो है फ्री निशुल्क नकदी लेन देन के ट्रांजैक्शन मिलते हैं। तो चलिए वो चार्ट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से MAB मंथली एवरेज बैलेंस काउंट किया जाता है, ताकि आप भी अपने पासबुक में डायरी में देख के ये पता कर सकें कि मेरा जो पिछले महीने का MAB कितना था, उससे आपको पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मूव करता हूँ कैमरे को अपने चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा MAB का चार्ट है, मंथली एवरेज बैलेंस। ये जो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो सब इसी के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मैं आपको चार्ट को समझा देता हूँ। ये हमारी एक पासबुक है जो स्टेट बैंक से हमको पासबुक मिलती है। सेम मैंने वैसा फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, डिस्क्रिप्शन जो भी जिस तरह से जमा हुआ है निकालना है। उसके बाद चेक नंबर अगर है तो ठीक है। यहाँ पे जो पैसा विड्रॉ हुआ है हमारे खाते से उसका कॉलम है, यहाँ पर पैसा जमा हुआ है उसका कॉलम है, और यहाँ पर टोटल बैलेंस दिया हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर को हमने हमारे खाते में कैश डिपॉजिट कराया। यहाँ पे एंट्री आ गई, टोटल बैलेंस हमारा 3000 हो गया। इसके बाद मैंने 6 नवंबर को कैश डिपॉजिट कराया 17,000, 17,000। तो 3,000 पहले और 17,000 बाद में, तो टोटल बैलेंस हो गया 20,000। उसके बाद 11 नवंबर को मैंने अपने खाते से कैश विड्रॉल कर लिया, पैसे निकाल लिए। तो डेबिट में एंट्री कर दी कि पैसे निकाल लिए हैं, तो 5,000 रुपये की एंट्री आ गई। इसके साथ में पहले 20,000 का था, पैसे 5,000 रुपये निकाले तो बैलेंस अभी 15,000 हो गया। उसके बाद 16 नवंबर को फिर से कैश डिपॉजिट किया, और कैश डिपॉजिट करने के बाद 2,000 रुपये यहाँ पे जमा कराए। तो ये पहले जो 15,000 रुपये बैलेंस था वो अब 2,000 के बाद 17,000 रुपये हो गया। उसके बाद मैंने 21 नवंबर को फिर कैश विड्रॉल किया, 1,000 रुपये निकाले, और पहले का जो 17,000 का बैलेंस था वो बैलेंस अब 16,000 हो गया है, क्योंकि मैंने 1,000 रुपये निकाल लिए हैं। इसके बाद दोस्तों 23 नवंबर को फिर से कैश विड्रॉल किया है। ये कैश विड्रॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर 1,000 रुपये फिर से विड्रॉ किए। पहले बैलेंस 16,000 था, 1,000 निकालने पर 15,000 हो गया है। उसके बाद 30 नवंबर को कैश डिपॉजिट किया गया 1,00,000 रुपये। ये टोटल बैलेंस अब हो गया है 1,15,000 रुपये। तो यहाँ पे 1,15,000 हमारी पासबुक का टोटल 1 मंथ का बैलेंस हो गया है। ठीक है।
अभी इसको एक महीने के अनुसार मैंने मंथ के हिसाब से 30 दिन का लिया है, तो मैंने सिर्फ नवंबर का लिया है। ऐसे ही अगर 31 तारीख का महीना है, 31 दिन का महीना है, तो उसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो पासबुक का नमूना था जो कि आपके पास पहले से अवेलेबल होगा। अभी मैं सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ जो कि मैंने पहले से की हुई है। तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशन मैंने की हुई है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हुआ है। देखिए 1 नवंबर को हमने 3,000 रुपये हमारे खाते में जमा कराए थे। अब वो 3,000 रुपये हमारे खाते में कब तक रहे, वो बैलेंस कब तक चला, तो 1 तारीख को जमा कराए थे। अगला ट्रांजेक्शन तक वो अमाउंट अगले ट्रांजेक्शन तक वो अमाउंट काउंट किया जाएगा। मतलब आपने 6 नवंबर को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किया तो 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जितने भी दिन हैं वो 3,000 रुपये उस दिन के लिए रहे। तो 5 दिन होते हैं इनके बीच में, तो 3,000 रुपये जो हमारा बैलेंस था वो रखा और 5 दिन के लिए उसको काउंट कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा अमाउंट 15,000 आया। ऐसे ही दोस्तों 6 नवंबर को यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ था जिसमें बैलेंस 20,000 था। 20,000 मैंने लिख दिया, कितने दिन के लिए वो था 6 से। अगला ट्रांजेक्शन मेरा 11 नवंबर का हुआ है। इसका मतलब ये जो अमाउंट था वो 5 दिन के लिए मेरे पास रखा हुआ था। तो 5 दिन मैंने इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20,000 बैलेंस इंटू 5 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, ये हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं अभी, इसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने 11 नवंबर को ट्रांजेक्शन किया था, उस समय बैलेंस मेरा 15,000 रुपये था। 15,000 रुपये कितने दिनों के लिए रहा है, तो 11 से 15 तारीख तक वो रहा है, मतलब 5 दिनों के लिए। तो यहाँ पे 5 लिख दिया है और 15,000 इंटू 5 कर दिया, 75,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 16 को किया है। 16 को हमारे खाते में कितना बैलेंस था, 17,000 रुपये। 17,000 रुपये कितने दिनों तक रहा है, तो 5 दिनों तक रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 85,000 रुपये आ गया। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 21 नवंबर को हुआ है। उस समय हमारा बैलेंस 16,000 रुपये था। तो 16,000 रुपये कितने दिनों के लिए रहा है, 21, 22, 23, 3 दिनों के लिए। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48,000 रुपये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23 नवंबर को हुआ है। उस समय बैलेंस 15,000 था। 15,000 रुपये हमारा कितने दिनों के लिए रहा है वो यहाँ काउंट कर लेंगे। हमारा 7 दिनों के लिए रहा था। 1,05,000 रुपये मेरा यहाँ पे टोटल बैलेंस हो गया है। अभी नेक्स्ट में ऐसे ही 30 नवंबर को कैश डिपॉजिट करवाया और उसका अमाउंट 1,00,000 रुपये था। 1,00,000 रुपये मैंने जमा कराया, टोटल बैलेंस 1,15,000 रुपये था। कितने दिनों के लिए था, 1 दिन के लिए। अगर हम इस बैलेंस को काउंट करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो हमारा जो टोटल बैलेंस है वो 5,43,000 5,43,000 रुपये आ जाएगा। बस अब सीधा सा कुछ नहीं कर देना है, हमको सिर्फ जो एवरेज का फॉर्मूला है वो लगा देना है। फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल अमाउंट जो हमारा आया है और कितने दिनों का था ये अमाउंट, 30 दिनों का। तो हमें यहाँ पे 30 दिनों का काउंट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे ही इसको फॉर्मूले को पुट कर देना है। फॉर्मूले को पुट करने के बाद हमको इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एवरेज बैलेंस आएगा वो आएगा 18,100 रुपये। तो दोस्तों ये सारा जो ट्रांजेक्शन है वो जो भी चार्जेस कटने हैं ये सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट के लिए बताए हैं। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें ये चार्जेस लगेंगे। और इस तरह से इतना इजी, बिना किसी के ऐप के या कैलकुलेटर के, आप सीधे से ट्रांजेक्शन को काउंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि चार्ट में कितना इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये MAB का एक प्रारूप है। अब मैं बता देता हूँ कि कितना MAB, कितना मंथली एवरेज बैलेंस हम अपने खाते में रखेंगे, उससे हमको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने निःशुल्क मिलते हैं वो डिपेंड उसके ऊपर करता है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अगर हम 25,000 रुपये तक मंथली एवरेज बैलेंस, मैं दोस्तों मंथली एवरेज बैलेंस को शॉर्ट रूप में ही बोलूँगा, अगर हम MAB 25,000 रुपये तक रखते हैं तो बैंक हमें 2 ट्रांजेक्शन फ्री देती है, 2 कैश विड्रॉल। उसमें सिर्फ कैश विड्रॉल ही काउंट किया जाएगा,
अगर हम अपने खाते से 25,000 रुपये, अगर हम अपने अकाउंट में 25,000 रुपये मेंटेन करते हैं MAB, तो बैंक हमें 2 विड्रॉल देगा। मतलब कि अगर हमने 2 विड्रॉल उस महीने में यूज़ कर ली है और तीसरा विड्रॉल हम निकाल रहे हैं, तो तीसरा विड्रॉल पे हमें कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम आगे की लिमिट देखें तो 25,000 रुपये से ऊपर और 50,000 तक अगर हमारे खाते में MAB है, तो हमको 10 विड्रॉल फ्री मिलते हैं। मतलब कि 10 विड्रॉल तक आपसे बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेगी। उसके बाद अगर आपने कोई अपने खाते से विड्रॉल किया है तो बैंक आपसे चार्ज लेगी। दोस्तों, ये सारे चार्जेस में शाखा में जाकर कैश काउंटर पर नगद निकालने से संदर्भित है। मतलब उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगला है 50,000 से ऊपर और 1 लाख तक अगर आपके खाते में MAB है, तो आपको 15 ट्रांजेक्शन महीने के फ्री मिलते हैं। यानी कि 15 ट्रांजेक्शन आप कैश काउंटर पर जाकर कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक आपसे चार्ज लेगी। और इसी तरह से दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर 1 लाख से ऊपर हमारे खाते में हम MAB मेंटेन कर रहे हैं, तो इन सारे चार्जेस आप जो है वो आपके खाते में वेव है। मतलब आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कैश विड्रॉल की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने जो फ्री ट्रांजेक्शन है उससे ऊपर अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अपने फ्री ट्रांजेक्शन से ऊपर अगर आपने लेन देन किया है, पैसा विड्रॉ किया है, तो आपको 50 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। अगर मैं सीधे शब्दों में आपको कहूँ तो ये चार्ज 59 रुपये का होगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम शाखा में कैश डिपॉजिट नकदी जमा करने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट में, हमारे बचत खाते में, तो 3 ट्रांजेक्शन हमें फ्री मिलते हैं। उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है और इस पर कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। हम कितना भी अमाउंट 3 ट्रांजेक्शन में करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें हमारे अकाउंट में जमा करवाते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं कैश डिपॉजिट संबंधित, तो हमें चार्जेस पे करना पड़ता है। और ये चार्जेस है 50 रुपीज़ प्लस GST, 50 रुपये प्लस GST। मतलब कि सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो 59 रुपये आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, ये तो थी कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट से संबंधित जानकारी। और कई बार हमने देखा होगा कि हमारे अकाउंट में हम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के बावजूद हमारे पास कई बार मैसेज आ जाता है कि आपका जो अकाउंट है उससे 59 रुपये डेबिट कर लिए गए हैं, क्योंकि आपका एक्सेस डेबिट है। इसका मतलब कि अगर आपके खाते में आपने अपनी सीमा के बाहर अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है तो वो चार्जेस आपका कटा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं शाखा से कैश विड्रॉल करता हूँ तो मुझे कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा। अभी ऐसे ही मैं आपको दोस्तों ATM से पैसे निकालेंगे तब भी हमें कुछ सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके भी MAB के अनुसार चार्जेस लगते हैं। तो MAB जो मैंने पहले बताई थी वो सेम है, और भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना MAB रखने पर आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, कितने आपको फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। तो ATM में अगर हम 25,000 तक रखते हैं तो ये वाइपरकेट किया हुआ है सिटीज़ के अनुसार। ATM से अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर मेट्रो सिटीज़ में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका चार्ज अलग है। अगर हम अदर सिटीज़ मेट्रो के अलावा करते हैं तो अलग ट्रांजेक्शन की लिमिट है। और अगर हम स्टेट बैंक के ATM में ही करते हैं ट्रांजेक्शन तो उसकी लिमिट अलग है। तो दोस्तों, 25,000 तक अगर हम MAB हमारे खाते में रखते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में हमको 3 ट्रांजेक्शन, अदर सिटीज़ में हमको 5 ट्रांजेक्शन। ये किसी अदर बैंक के ATM की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहीं पर हम SBI के ATM से पैसा विड्रॉ करते हैं 25,000 MAB रखने पर, तो हमें 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं, उसके बाद चार्जेस लगते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम 25,000 से ऊपर और 50,000 तक रखते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजेक्शन, अदर सिटीज़ में 5 ट्रांजेक्शन, और SBI के ATM में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। इसी के अनुसार अगर हम 50,000 से ऊपर और 1 लाख के बीच में अगर हम MAB रखते हैं तो 3 ट्रांजेक्शन मेट्रो सिटीज़ में, अदर सिटीज़ में 5 ट्रांजेक्शन, और SBI के ATM में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मतलब कैश विड्रॉल कर सकते हैं।
तो इसी तरह से दोस्तों ये जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है 1 लाख रुपीज़, अबव 1 लाख रुपीज़, 1 लाख से ऊपर। अगर हम 1 लाख से ऊपर हमारे खाते में MAB रखते हैं तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स के जो चार्जेस हैं वो वेव हो जाएंगे। मतलब कि अगर हम विड्रॉ करते हैं अनलिमिटेड, अगर हम मेट्रो सिटीज से कर रहे हैं तो वहाँ भी कोई चार्ज नहीं देना है, अदर सिटीज में कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं दे रहा है, बैंक स्टेट बैंक के ATM में जाकर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।